Hello, my dear students. Welcome to this YouTube channel English Origin. चलिए, ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर जो आज सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मोरओवर ये 9-10 से लेकर के ऊपर तक सभी सिलेबस में इसकी चर्चा है। और एक बात कि जो अंग्रेजी को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों बड़ा हो जाता है, छोटा सेंटेंस तो हमको समझ में बात आ जाती है अगर उसका अर्थ लगाना चाहें, और अगर बड़ा सेंटेंस आता है तो फिर आप परेशानी में पड़ जाते हैं। तो ये ऐसा कुछ है नहीं। ये इसको आप प्रॉपरली अगर पढ़ें तो निश्चित रूप से आप इसको बड़े मज़े से ओवरकम कर सकते। तो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आपको रिलेट कर देता हूं कि राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक, इस टॉपिक के अंत तक और शुरू से ये बीच का जो अंतराल आपका गुजरा, वो क्यों गुजरा, क्यों वो सब बातें जाननी जरूरी थी, वो आज समझ में बात आ जाएगी। दूसरी बात कि बड़े बड़े सेंटेंस के मैथमेटिक्स क्या है, उसके लॉजिक्स क्या है, उसके फ्रेम क्यों होते हैं, उसके कंपोजिशन ऐसे क्यों होते हैं, क्या क्या रहता है, कैसे हम उसको बड़ा करें, कैसे हम उसको छोटा करें, ये सारा चीज़। जैसे अगर 2-3 सेंटेंस है उसको जोड़ करके एक वाक्य बना देते हैं, वो कैसे कर देते हैं, या एक वाक्य उसको तोड़ करके हम अनेक वाक्य में कैसे तोड़ सकते हैं, ये सब चीज़ भी आएगा। वो हम इसके बाद एक छोटा सा एक ही लेक्चर लूँगा, वो है सिंथेसिस का, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस। तो चलिए मैं आपको ज़रा शुरू की बात बता दूं कि जब मैं आपको पढ़ना शुरू किया था तो उसमें पार्ट अल्फ़ाबेट शुरू किया था। अल्फ़ाबेट में आपको हम बताए थे लेटर्स में आपको बताए थे भावेल, कॉन्सोनेंट्स। फिर उसके बाद सिलेबल की चर्चा किए थे, जो उससे मिल करके बनता है सिलेबल। फिर सिलेबल के बाद हमने सेंटेंस की चर्चा की थी। तो सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस होता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सर्टेन मीनिंग विच इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर, यानी कि ऐसा शब्दों का समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो और जो व्याकरण के नियम के अनुसार सजा रहे, ऐसे इसको एक वाक्य कहते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। तो आप सेंटेंस जाने, फिर आपको हम आगे चल करके ये भी बताए कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस कौन सब है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आप जाने कि ये सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। इसमें आप जाने थे कि असर्टिव होता है, इंपेरेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो वो जाने थे आप। तो कहने का मतलब कि सेंटेंस के भेद भी जान गए, और वो जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुनिया के जितने सेंटेंस हैं वो उन्हीं 5 में से किसी एक का फ्रेम में रहता है, इसलिए वो जानना जरूरी होता है। तो इस तरह से हम आज कंक्लूड करने जा रहे हैं कि आपको ग्रामर क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए, वो सारा चीज़, क्योंकि एडवांस लर्निंग में हम कदम रख चुके हैं। तो इसमें हम एक मुकाम पर आते हैं। आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुकाम है, जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। आप इसका नाम न भी जानते हों, लेकिन आप ये जरूर सुने होंगे कि सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस जब स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है तो वो 3 तरह का ही होता है। पहला क्या होता है, तो वो देखिए, इसमें हम लोग जानते हैं कि पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस को जरा सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस वही हुआ जो बेसिकली आप समझते हैं। कहने का मतलब जो अभी हमने बताया कि ऐसे शब्दों का समूह जिसका कि कोई निश्चित अर्थ हो एवं जो व्याकरण के नियम के अनुसार सजा रहे, वो एक वाक्य होता है। अब यहाँ अगर वाक्य जान गए आप, तो वाक्य में आप ये बात भी जान लीजिए
कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस के अंत में पढ़ाए होंगे आपको कि प्रत्येक वाक्य में, दुनिया के जितने वाक्य हैं उसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता ही होता है। अब ये प्रेडिकेट में एक फिनाइट वर्ब अवश्य रहता है, फिनाइट वर्ब अवश्य रहता है जो सेइंग वर्ड कहलाता है कि कर्ता क्या कर रहा है, आपको समझने के लिए वही बताता है। तो सेंटेंस में हम ये समझ गए कि सिंपल सेंटेंस में यही बात को हम कह देते हैं कि एक सब्जेक्ट और एक, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब मतलब जिसका कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, वही जो टेंस बनाता है। ये दो चीज़ अवश्य रहेगा। वहाँ पढ़े थे हम सेंटेंस में कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट में फिनाइट वर्ब कह रहे हैं, हो सकता है कि उसमें ऑब्जेक्ट भी रहे, हाँ एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये नहीं भी रह सकता है, याद रहे। अब इसका मैथमेटिक्स फिर अलग है कि अगर नहीं है तो वाक्य का अर्थ अगर पूरा हो रहा है तो सही है, जैसे आई गो, ही गोज, ये करेक्ट सेंटेंस। लेकिन आई एम इज नॉट ए करेक्ट सेंटेंस, ही इज नॉट ए करेक्ट सेंटेंस। उसमें देंगे आई एम ए टीचर, नॉट द सेंटेंस इज करेक्ट। अगर हम कहते हैं कि ही गोज टू स्कूल, यह सेंटेंस इज करेक्ट। तो कहने का मतलब कि उसमें हो सकता है कि और भी बातें हो, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और भी एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट हो सकता है, ये सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन ये जरूरी है कि कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब जिस वाक्य में है वो क्या है, सिंपल सेंटेंस है। यानी कि ये दो चीज़ तो अवश्य रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और एक्सटेंशन भी हो सकता है। लेकिन ये एक तो ये अगर है तो सेंटेंस सिंपल है। जैसे ये बढ़ेगा, दो सब्जेक्ट हो जाएगा या दो वर्ब हो जाएगा तो बातें बदल जाएगी, तब वो आ जाएगा कंपाउंड और कम्प्लेक्स में। तो आप इसको हम इसको उदाहरण से आपको थोड़ा सा और बता दें कि जैसे अगर कहते हैं कि ही ईट्स ए मैंगो, ही ईट्स ए मैंगो, कहने का मतलब सेंटेंस इज कंप्लीट एंड करेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर हम ये कह दें ही ईट्स, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन अगर ही इज कह देंगे तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इसका अर्थ पूरा नहीं होता है। अर्थ को पूरा करने के लिए अगर कह दें कि ही इज रिच, नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सब बातें इसमें आने लगती। तो सिंपल सेंटेंस में समझता हूँ कि आप समझ गए कि जिस भी वाक्य में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, वो सेंटेंस क्या है हमारा, सिंपल सेंटेंस। अब आते हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स अकेला अगर एक सेंटेंस है वो हमारा सिंपल हो गया। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में तो बड़ा हो जाएगा, दो सब्जेक्ट हो सकता है, दो फिनाइट वर्ब हो सकता है, यानी कि अब बढ़ने लगा। जब बढ़ने लगा तो हम इसको, जब बढ़ेगा ये कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बातें इस दुनिया में जब हम आएंगे, तो इसको समझने के पहले आपको समझना होगा क्लाउज। क्या समझना होगा? क्लाउज। अब ये क्लाउज क्या होता है? ये क्लाउज आप सुने होंगे, तो इसका हिंदी होता है वाक्यखंड या वाक्यांश या वाक्य का अंश, वाक्य या उपवाक्य भी कहते, ये सब नामों से जाना जाता है क्लाउज। ये क्लाउज क्या हो जाता है? कहते तो है कि ये सेंटेंस ही है, लेकिन ये सेंटेंस का, अगर ये एक सेंटेंस है तब तो वो सिंपल सेंटेंस हुआ, वहाँ क्लाउज की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसमें वाक्य का अंश नहीं बना, वो कंप्लीट हो गया। अगर वह अंश बनेगा तब फिर हो जाएगा ये क्लाउज। जैसे आई एम रिच एंड यू आर पुअर। अगर हमको ऐसा सेंटेंस कहना है तो क्या हो गया? यहाँ देखिए तो दो सब्जेक्ट है, दो वर्ब है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देख रहे हैं? ये जो यहाँ तक हो गया, ये एक क्लाउज हो गया, ठीक है। और ये भी एक क्लाउज हो गया, आई एम रिच, ये भी एक क्लाउज हो गया, क्योंकि इसमें भी एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ये क्लाउज हो गया ना, वाक्य का रूप में है, लेकिन ये कंप्लीट वाक्य नहीं है, बल्कि
ये अपने आप में क्लॉज अधूरा है, इसका हिस्सा है, तब जाकर एक ही फुल स्टॉप, यानी कि सेंटेंस एक है, इसमें दो क्लॉजेज हो गए। अब समझ गए, वाक्य का हिस्सा हो गया ये। अब ये जानेंगे कि ये कैसा क्लाउज है, तो क्लाउज आपको जानना पड़ेगा। क्लाउज फिर होता है दो तरह का, एक होता है कोऑर्डिनेट क्लाउज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो क्लाउज की दुनिया में हम जानते हैं एक कोऑर्डिनेट क्लाउज। क्या जानते हैं? कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है? कोऑर्डिनेट माने किसी को जोड़ने वाला होता है। तो यहाँ आपको कंजंक्शन भी जानना होगा कि कंजंक्शन दो ही तरह का होता है, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और एक होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब ये दो कंजंक्शन होता है, लेकिन क्लाउज एक हो गया आपका कोऑर्डिनेट क्लाउज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज, एक होता है प्रिंसिपल क्लाउज। तो ये प्रिंसिपल क्लाउज भी आपको जानना होगा। तो प्रिंसिपल क्लाउज में हम जब जाएंगे तो हम कोऑर्डिनेट से पहले प्रिंसिपल को जान लेते हैं, कोऑर्डिनेट और दूसरा सबऑर्डिनेट। हाँ, या तो आप आगे पीछे जाने जैसे हो, सबऑर्डिनेट क्लाउज, और एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। ये प्रिंसिपल क्लॉज असल में इसका भी हिस्सा है। अगर मेन, इसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। तो चलिए हम कोऑर्डिनेट क्लॉज की ओर पहले बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। तब फिर जानना होगा कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सा है, ये आपको बताना होगा। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि क्लॉज में जब भी हम ये देखेंगे तो ये जो इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब रहेगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब रहेगा, और वो एक कंप्लीट सेंस दे करके पूर्ण हो जाता है, तो वो हो गया मेन क्लॉज। वो बात खत्म हो गई, उसको और कहीं डिपेंड नहीं करना है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो देखेंगे आप कोऑर्डिनेट क्लॉज में जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो कोऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो दो से अधिक क्लॉजेज को जोड़ करके जो एक सेंटेंस बनाता है और जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है, उसको कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है कि इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, हाँ, और एक से अधिक प्रिंसिपल, दो भी हो सकता है, क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और क्या होता है इसके साथ? सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, दोनों मिल करके रहता है। जब भी ये सबऑर्डिनेट होगा तो उसके साथ एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक से अधिक भी हो सकता है, ये दोनों रहेगा। जब ये दोनों रहेगा तब एक वाक्य जो होगा, जो मुख्य बात होगा, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। और दूसरा जो है, जो उपवाक्य होता है, वो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है, यानी कि उसका एक अवयव के रूप में काम करता है, कंपोनेंट के रूप में काम करता है, इसीलिए उसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो अब आप समझ गए मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, मोटा मोटी। अब यहाँ हम पढ़ाना चाह रहे हैं आपको कंपाउंड सिंपल सेंटेंस, तो आप जान गए कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाना चाह रहे हैं। कंपाउंड सेंटेंस के लिए क्या है, तो कंपाउंड सेंटेंस किसको कहेंगे, तो इसको हम अब यहाँ बताने जा रहे हैं। क्योंकि ये आपको क्लॉज की जानकारी नहीं देते हम, तो आप इसको नहीं समझ पाते। कंपाउंड क्लॉज में, कंपाउंड सेंटेंस में, कंपाउंड, इससे कंपाउंड क्लॉजेज उसमें जुड़े होते हैं, इसको कोऑर्डिनेट क्लॉजेज कहते हैं। ठीक है। ये कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में भी दो या दो से अधिक क्लॉजेज हो सकते हैं, और वो दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज हो सकते हैं, और जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, तो कह सकते हैं जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। से जुड़े होते हैं, ये आप एकदम बढ़िया से समझ लीजिए, जुड़े होते हैं। अब यहाँ बात हो गई कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सा है, ये जान लीजिए आप। कंपाउंड सेंटेंस को आप फटाक से आइडेंटिफाई कर लीजिए। ठीक, जब कंपाउंड सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा तो उससे जो बचेगा वो सब हो जाएगा
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, हम पढ़ाने जा रहे हैं, या तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कर करके सिलेबस में रहता है ज़्यादातर कोर्सेज में, बिहार बोर्ड में भी है, यूपी बोर्ड में भी है, सीबीएसई में भी है। तो पहचानना अगर मोटा मोटी है, मोटे तौर पर अगर आप किसी वाक्य को, बड़े बड़े वाक्य को आइडेंटिफाई करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि सेंटेंस कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स। तो उसके लिए हम आपको लास्ट में एक्सरसाइज भी फिर देंगे। अभी आप इसको खाली ये देख लीजिए कि कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है, तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि कंपाउंड सेंटेंस को आइडेंटिफाई भी करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेंटेंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि सेंटेंस सिंपल है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स। फिर हम आपको फंक्शन ऑफ क्लॉजेज में जाकर के डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको समझिए कि कंपाउंड सेंटेंस किसको कहेंगे, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, जुड़े हुए दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं, जुड़े हुए दो या दो से अधिक वाक्य हो सकता है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, हाँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज से जुड़े होते हैं। इस तरह से हम लोग कंपाउंड को समझ गए। तो कंपाउंड में आपको ये जरूर जानना पड़ेगा कि इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है। तो यही है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक तरह से ये बॉक्स है। हाँ, आप इस बॉक्स को याद कर लीजिए, आपका खेल खत्म है, इतना सा है। और ये बड़ा पावरफुल ट्रिक भी है मेरा। इतना सा अगर आप याद कर लेते हैं तो ये सब अगर है तो वाक्य हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो चलिए, और इसको छोड़ करके अगर है दूसरा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लीजिए। देखिए, इसकी दुनिया तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन आज मैं आपको फोकस कर रहा हूँ कि सेंटेंस तीन तरह के हुए, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिखा रहे हैं। तब फिर हम क्लॉज की दुनिया में जब प्रवेश करेंगे तब हम बताएंगे कि ये क्या सबऑर्डिनेट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है ये कॉम्प्लेक्स क्यों कहलाता है। तो इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज रहता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज फिर क्या होता है, तो उसमें तीन तरह के सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। एक होता है नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज, एक होता है एडवर्ब क्लॉज। फिर नाउन क्लॉज को पढ़ाएंगे तो उसका फिर आइडेंटिफिकेशन भी बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे एडजेक्टिव क्लॉज, फिर बताएंगे आपको एडवर्ब क्लॉज। ये सब चीज़ जैसे आप रिलेटिव प्रोनाउन हाल ही में पढ़े हैं तो उसमें आप जाने होंगे, ये सब बोले थे हम कि आपको ये सब एडजेक्टिव क्लॉज है, सब सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही हिस्सा है। हम वहाँ जाएंगे तो फिर उसको डिटेल पढ़ाएंगे। आज हम फोकस कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन पर, जिसमें कि आप ये आज जान जाएंगे कि कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं। तो उसमें अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो कंपाउंड है। जैसे एंड, और, बट, येट, नॉर, सो, फॉर, स्टिल, एल्स, देयरफॉर, otherwise, however, hence, while, where, whereas, nevertheless, consequently, either or, neither nor, not only, but also, both and, ये सब कंजंक्शन से अगर जुड़े हुए दो वाक्य हैं, दो क्लॉजेज हैं, तो बी श्योर कि दिस सेंटेंस इज कंपाउंड। ठीक है। अब चलिए कुछ एक्सरसाइज इसके करा देते हैं, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि कंपाउंड कौन है और कॉम्प्लेक्स कौन है। हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक एक्सरसाइज देते हैं, ठीक है। अब ये जो हम जान गए कि सिंपल सेंटेंस कौन होता है, कंपाउंड सेंटेंस कौन है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अभी नहीं जाने हैं। बस यहाँ एक मैं ट्रिक अप्लाई कर रहा हूँ कि आइडेंटिफाई करने, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। कंपाउंड आज मैं पढ़ा देता हूँ, इसके बाद जो क्लास लूँगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही पढ़ाऊँ, जिसमें आपको हम पूरी सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो जितने भी तरह के क्लॉजेज होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब पर सभी की चर्चा करेंगे फंक्शन ऑफ क्लॉजेज में। तो अब चलिए इतना सा का जो आप एक्सरसाइज करना चाहें, दैट विल हेल्प यू टू हैव द क्लियर कंसेप्ट ऑफ इट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेदर द सेंटेंस इज इन कॉम्प्लेक्स और इन कंपाउंड फॉर्म। देखिए यहाँ आप ध्यान रखिएगा कंजंक्शन पर। आपको अगर ये बॉक्स याद है तो समझिए कि आप बहुत बड़ा काम कर दिए। क्या? द सनसेट एंड द स्टार्स केम आउट। अर्थ में लगा करके देखिएगा कि सूरज डूब गया और तारे निकल आए, तो यहाँ एंड कंजंक्शन है। तो एंड अगर है तो इसमें देखिए एंड है, यस एंड है।
सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड। अब यहाँ देखिए, सी इज क्लेवर बट हर फ्रेंड इज डल, यहाँ बट कंजंक्शन है। वो तो चतुर है लेकिन उसका दोस्त जो है वो डल है। ऐसी स्थिति में बट अगर कंजंक्शन है तो हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड। अगर देखिए यहाँ वर्क हार्ड और यू विल फेल, यहाँ और है, और भी आपको यहाँ देखिए, और में आपको था कि और अगर रहेगा तो क्या होगा, कंपाउंड होगा, ये भी कंपाउंड। चलिए, ही इज नॉट रिच नॉर हिज ब्रदर इज, नॉर भी रहेगा तो आपको कंपाउंड समझना होगा। आई एम इल देयर फोर आई विल नॉट गो देयर, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, देयर फोर भी है, ये कौन चीज़ है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सभी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसीलिए ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी, वो गरीब है फिर भी वो सुखी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ लगा हुआ येट, तो इसीलिए ये हो गया, येट एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसीलिए ये कंपाउंड सेंटेंस। मेक हेस्ट अदरवाइज, ये भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए सेंटेंस हमारा कंपाउंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, ही इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, वो सुंदर ही नहीं बल्कि तेज भी है। यहाँ भी देखिए, ये भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसीलिए कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, आइदर गो टू कॉलेज और स्टे एट होम, आइदर और भी रहने से क्या हो जाता है, ये पेयर कंजंक्शन कहलाता है, हमेशा जोड़े में रहता है, ये भी हो जाता है कंपाउंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, आई पास बट ही फेल्ड, मैं तो पास कर गया लेकिन वो फेल हो गया, तो यहाँ बट कंजंक्शन भी रहने से क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं, कंपाउंड। यहाँ तक आपका कंपाउंड हो गया, इसका एक्सरसाइज भी कर लिया, आपको लगभग याद भी हो गया कि ये सब कंजंक्शंस रहेंगे तो सेंटेंस कंपाउंड होगा, एकदम कहीं कोई डाउट की बात नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट में थोड़ा, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, देखिए वेयर यहाँ कहीं नहीं है, तो वेयर अगर नहीं है तो ये कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है, इसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। उसी तरह से ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, व्हाट भी हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है, इसीलिए ये सब क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, व्हाट भी रहेगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब यहाँ आइए, कैन यू टेल मी व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन विल कम, क्या बता सकते हैं आप अगली गाड़ी कब आएगी, तो व्हेन भी है तो व्हेन भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। द फैक्ट इज दैट आई एम इनोसेंट, बात तो यह है कि मैं निर्दोष हूँ, तो दैट भी हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है बल्कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसीलिए वह कॉम्प्लेक्स हो गया। उसी तरह से व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी, आई वॉज इन टॉयलेट, मैं टॉयलेट में था, तो व्हेन भी अगर है तो व्हेन इज ए कंजंक्शन, ये सभी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसीलिए ये पहचान हो गया कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन रहने से क्या हो गया, ये सेंटेंस सब हो गया कॉम्प्लेक्स, कोई दिक्कत। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन रहेगा तो ये सब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक सब कंपाउंड है। आपको मेरे ख्याल से कोई भी आइडेंटिफिकेशन में कोई अब परेशानी नहीं होगी। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे कि ये हमको डिटेल में समझना है सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, टू वेट फॉर दैट फॉर द नेक्स्ट क्लास, दैट विल बी सॉल्व इन नेक्स्ट क्लास। चलिए, विश यू ऑल दी बेस्ट। ये बहुत बड़े चैप्टर में आप हैं, अब ये कंसेप्चुअल देने के लिए हमने इसको इस तरह से बताया कि आपको समझ में आ जाए कि ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो आज हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को भी आइडेंटिफाई किए हैं। अब ये होता कैसे कैसे है तो इसकी चर्चा हम करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।